हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसे आप शॉर्ट में जीपीएफ कहते हैं, या कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसे आप शॉर्ट में सीपीएफ कहते हैं। इन फंड से अगर आप पैसा निकासी करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित रूल्स क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। इसे हिंदी में भविष्य निधि भी कहते हैं और बहुत सारे कर्मचारी इसे रिटायरमेंट फंड के नाम से भी जानते हैं। उनको लगता है कि ये इन फंड में जो पैसा जमा है वो रिटायरमेंट के समय में ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप सर्विस में रहते हुए भी इन फंड से पैसा निकाल सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। सिर्फ उन शर्तों को पूरा करना होता है और आप इन फंड से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि वो शर्तें क्या हैं, वो उद्देश्य क्या है जिसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं, और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, उसके लिए लेंथ ऑफ सर्विस कितना होना ज़रूरी है, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितने समय के अंदर आपके डिपार्टमेंट को आपको पैसा पे करना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या चाहिए, यानी कि प्रमाण क्या चाहिए। और जब पैसा आपने विड्रॉ कर लिया है तो उसका अगर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि उसका उपयोग उस काम के लिए नहीं किया है, तो उन पैसों का क्या होगा, और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर इसी तरह की वीडियो पोस्ट करता रहता हूं ताकि सरकारी कर्मचारी को इसका भरपूर फायदा मिले। और आप जैसे दर्शकों के अपार स्नेह और प्यार के कारण आज मेरा चैनल बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि इस चैनल पर जो प्रेजेंट किया जाता है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक होता है और पूरी जानकारी होती है। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये नियम और शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पर्पस क्या है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं इसको हेडिंग वाइज मैंने इसको रखा है, तो आपको बता दूं कि ये शर्तें जो हैं, पहला है जिसमें आता है एजुकेशन। आप अपने बच्चे के प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहा हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो तो उसके लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, जिसे आप कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करना है, जैसे कि बेटोटल तलाक है, मैरिज है, शादी विवाह है, या फ्यूनरल्स है, दाह संस्कार है, और किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, या कोई घर में कोई और सेरेमनी है, कोई फंक्शन है, जैसे मुंडन है, उपनयन है, तो उसके लिए आप इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई घरेलू सामान की ज़रूरत है, हाउस होल्ड आइटम्स की ज़रूरत है, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की हम बात करते हैं, जैसे टीवी, वीसीपी, वीसीआर, वॉशिंग मशीन, कुकिंग का कोई सामान, गीजर या कंप्यूटर लेना है, तो उसके लिए भी आप इन फंड से पैसा निकाल सकते हैं। और इसके लिए कितना विड्रॉल मिलेगा तो आप नीचे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपके जो 12 महीने का सैलरी है वो, या आपके अकाउंट में जो पैसा जमा है उसका 3/4 आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो सर्विस लेंथ होना ज़रूरी है, जो ये 3 पर्पस अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसके लिए 10 ईयर्स का सर्विस होना ज़रूरी है। मिनिमम 10 ईयर्स पूरा करने के बाद इस फंड से आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद जो चौथा उद्देश्य है, ये चौथा उद्देश्य है इलनेस। अब इलनेस है, अब जैसे बीमार, अगर बीमारी की बात करें तो आप खुद बीमार हो या कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो, यानी घर के सदस्य जो है कोई भी सदस्य बीमार हो, या फिर जो लोग आप पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, वो बीमार हो, तो उसके लिए आप इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। और इसके लिए आप जो अमाउंट निकाल सकते हैं, जो आपके क्रेडिट में जो अमाउंट अकाउंट में जो पैसा है आपके क्रेडिट में, उसका आप 90% निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो सर्विस लेंथ होना चाहिए वो 10 ईयर्स होना चाहिए, यानी उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। और इसके बाद में देखिए एक कंडीशन है कि आप ये जो 4 उद्देश्य अभी तक आपने जाना है, तो रूल 15 कहता है कि इसके लिए एक उद्देश्य के लिए एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं,
लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपके कई बच्चे हैं, कई सारे डिपेंडेंट हैं, तो उसके मैरिज या एजुकेशन के लिए या फिर इलनेस के लिए आप अलग अलग समय पर पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए एक बार निकाला तो दूसरे बच्चे के लिए दूसरी बार निकाल सकते हैं, वो अलग अलग पर्पस माना जाता है। उसके बाद जो है, जैसे बात कर रहा हूँ कि एक बच्चे की एजुकेशन की बात है, तो उसके लिए भी सेकेंड विड्रॉल का प्रोविज़न है कि बच्चा अगर एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है और दूसरे कोर्स में अगर वो एडमिशन लेता है तो इसको एक डिफरेंट पर्पस माना जाएगा और इसके लिए भी आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं अब बात करने जा रहा हूँ आपको हाउसिंग से संबंधित, क्योंकि आज जो है किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए जो घर होता है एक सपने की तरह होता है और वो सपना काफ़ी महंगा होता है और इसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए सरकार ने इसके लिए रूल बनाया है कि अगर सरकारी कर्मचारी जैसे पांचवा उद्देश्य देखिए, हाउसिंग के लिए अगर आप कोई बिल्डिंग या कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने घर बनाने के लिए लोन ले रखा है, उसको आप चाहते हैं कि जो उसको वापस कर दे अपने सीपीएफ या फिर जीपीएफ अकाउंट से विड्रॉ करके, तो उसके लिए भी विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर घर के लिए अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई साइट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आठवां उद्देश्य है कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस ऑन अ साइट एक्वायर्ड। अगर आपने कहीं ज़मीन ले लिया है और उस पर घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है रिकंस्ट्रक्टिंग और मेकिंग एडिशंस ऑन अ हाउस ऑलरेडी एक्वायर्ड। अगर आपने पहले ही कोई घर ले रखा है, आपके पास घर है और उसमें कोई एडिशन या उसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, दोबारा बनाना चाहते हैं या उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है रिनोवेशन। आप जानते हैं कि आपका घर जो एंसेस्ट्रल घर है अगर वो पुराना हो गया है और उसको आप चाहते हैं रिनोवेट करना, नया बनाना, तो डेवलप करना, तो उसके लिए भी आप इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये जो हाउसिंग से संबंधित जो रूल आपने देखा है, जिन पर्पज़ के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मिलेगा 90%। आप अपने फंड का 90% तक निकाल सकते हैं और इसके लिए सर्विस का कोई लेंथ होना ज़रूरी नहीं है। आपके क्रेडिट में जो पैसा है उसका 90% निकाल सकते हैं और ये कभी भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इससे संबंधित कुछ रूल्स को देखिए। पहले की जैसा रूल था कि अगर आपने पैसा लिया घर के लिए और कुछ दिनों के बाद घर बना दिया, सॉरी घर बेच दिया, तो आपको पैसा वापस करना पड़ता था अपने डिपार्टमेंट को, लेकिन अब इस रूल को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा है कि जो जो पहले जीपीएफ का रूल था उसमें ये था कि इसका लिमिट वही होगा जो एचबीए रूल्स के अंदर यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स के तहत लिमिट रखा गया है, लेकिन अब दोनों के बीच का जो लिंक है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये घर के लिए जो पैसा है इसमें भी एक बात क्लियर लिखा हुआ है कि एक बार घर के लिए ही, मैंने एक ही बार आप घर के लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सब्सक्राइबर जो है एक बार घर के लिए पैसा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा इसका एक अपवाद भी है कि फर्दर एडिशन और अल्ट्रेशन टू अ हाउस और फ्लैट कवर्ड बाय फ्रेश प्लान डूली अप्रूव्ड ट्रीटेड एज ए सेपरेट पर्पस। अगर आपने कोई घर में एडिशन करने की या घर में कुछ अल्ट्रेशन करने का सोचा है, उसके लिए आपने प्लान बनाया है, तो आप दोबारा भी इस फंड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कुछ उद्देश्य को आप देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि पहले था कि अगर कोई घर आप खरीदना चाहते हैं या उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या फिर कोई फ्लैट है या घर है उसमें एडिशन अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वह जो घर है या ज़मीन है वो आपके नाम से होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वह आपके स्पाउस के नाम से भी है तो आप अपने फंड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिस स्पाउस के नाम से ज़मीन या मकान है वो फर्स्ट नॉमिनी होना चाहिए आपके जीपीएफ या फिर सीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी के रूप में फर्स्ट नॉमिनी होना चाहिए। और इसके लिए क्या है कि जो एक शर्त रखा गया है कि जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपने सीपीएफ या फिर जीपीएफ अकाउंट से और या गवर्नमेंट से जो भी आपने लोन लिया है, ये दोनों मिला के जो कॉस्ट सीलिंग है एचबीए रूल्स में उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये शर्त रखा गया है। लेकिन अब आपको आगे मैं एचबीए रूल्स
के शर्त के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ कि HBA रूल्स के अंदर में शर्त क्या है। इसके अंदर जो शर्त है कि अगर कोई एम्प्लॉय कोई घर खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, सॉरी, बनाना चाहता है, तो ज़मीन का जो दाम है उसको छोड़ के, यानी कि सिर्फ घर का दाम उस एम्प्लॉय की सैलरी को 139 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए जो एडमिसिबल है वो 34 टाइम्स सैलरी का है और उसका जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है वो 25 लाख रखा गया है। और उसके बाद अगर आप घर को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 34 महीने के सैलरी के बराबर पैसा HBA रूल्स के तहत मिलेगा, लेकिन उसका जो लिमिट रखा गया है वो 10 लाख रखा गया है। अगर कोई घर आप रूरल एरिया में कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या घर को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लिमिट रखा गया है वो 80% रखा गया है। जो टोटल कॉस्ट रहेगा उसका 80% मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि जो अब मैं बात करता हूँ कि दूसरे जो कंडीशन है कि विड्रॉल फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ अ हाउस और फ्लैट और साइट विल बी परमिसिबल इवन इफ द सब्सक्राइबर हैव टेकन अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एक्वायरिंग एन एंसेस्ट्रल हाउस एट अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर आप कोई एंसेस्ट्रल हाउस एक्वायर करने के लिए आपने पहले ही गवर्नमेंट से लोन ले रखा है तो भी आप इस फंड से विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो एक तीसरा रूल है जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इससे संबंधित, ये है कि जो कोई भी घर है तो उसके लिए आप पैसा तभी विड्रॉ कर सकते हैं कि जब आपने जो घर बनाना है या एडिशन अल्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपने प्लान बनाया है, वो प्लान म्यूनसिपल अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किया गया है। अगर अप्रूवल ज़रूरी है उस एरिया में घर बनाने के लिए या एडिशन अल्ट्रेशन करने के लिए, ऐसा ज़रूरी है। तो ये शर्त हैं हाउसिंग संबंधित रूल के लिए। अब आते हैं 11वें पर्पस की ओर। ये है मोटर कार, स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल से संबंधित। अगर आप चाहें तो अपने CPF या GPF अकाउंट से मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर के लिए खरीदने के लिए पैसा ले सकते हैं, या उसके लोन रिपेमेंट, अगर लोन पहले ही ले रखा है तो उसको चुकाने के लिए आप इन फंड से पैसा निकाल सकते हैं। अगर उस कार या मोटरसाइकिल को अगर आप एक्सटेंसिव रिपेयर या ओवर हॉलिंग करना चाहते हैं, माने उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप मोटर कार या फिर मोटरसाइकिल, स्कूटर लेने की सोचे हैं तो उसके लिए अगर आपको बुकिंग अमाउंट देना है तो उसके लिए भी पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं इन फंड से। तो दोस्तों ये है कार से रिलेटेड नियम। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कितना विड्रॉल मिलेगा। तो इसके लिए जो विड्रॉल की लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 3/4 ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ द व्हीकल विच एवर इज लेस। मैं आपके अकाउंट में जो पैसा है उसका 3/4 आप निकाल सकते हैं, या गाड़ी का जो दाम है दोनों में जो भी कम है उतना पैसा निकाल सकते हैं। और यह आप विड्रॉ कर सकते हैं 10 ईयर्स के बाद। जब आपका लेंथ 10 ईयर्स का हो गया है तो उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर कार खरीदने के लिए। और उसके बाद कुछ और रूल्स को रिलैक्स किया गया है कि जिनका सर्विस 15 वर्ष का हो गया है या वो 5 वर्ष के अंदर जो है सो रिटायर करने वाले हैं, तो अपने सर्विस के दौरान एक बार वो पैसा ले सकते, विड्रॉ कर सकते हैं 1,10,000 रुपया कार के लिए। और ये उन ऑफिसर को मिलेगा जिनका पे बैंड 6 पे कमीशन के हिसाब से 19,530 से ज़्यादा है। और अगर कम है और आपका जो पे बैंड है वो 8,650 से ज़्यादा है तो आपको 20,000 रुपया मिलेगा, और ये आप अपने सर्विस में एक बार आप ले सकते हैं इसको। इसके अलावा एक और फैसिलिटी दिया गया है जो रिटायरमेंट के करीब हैं, और उनके लिए जो ये फैसिलिटी है ये है कि जो सरकारी कर्मचारी 28 वर्ष की सर्विस पूरा कर लिया है और अगले 3 वर्ष के अंदर रिटायर करने वाला है, तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न किया गया है कि वो 10,000 रुपया अपने मोटरसाइकिल या मोटर कार के रिपेयर के लिए ले सकता है, बशर्ते उनका जो पे बैंड है या पे है वो 4,250 से ज़्यादा हो। ये रूल 15 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 2 जो है ये कहता है। इसके बाद आपको मैं
अब बताने जा रहा हूँ कि दूसरे और कई कारण हैं जहाँ बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पर्पस के आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये विड्रॉ जो है ये 90% तक कर सकते हैं। अगर आप 2 वर्ष के अंदर आप रिटायर करने वाले हैं तो आप अपने फंड से 90% तक विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिना कोई कारण बताए। अगर आपके रिटायरमेंट का सिर्फ 12 महीना बचा है तो आप अपने फंड का 90% तक निकाल सकते हैं और कोई पर्पस बताना ज़रूरी नहीं है, आप आउटराइट विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं फंड के लिए तो कितने समय के बाद आपकी डिपार्टमेंट आपको फंड देगा। तो नॉर्मली 15 दिनों के अंदर में पे करना है। और जहाँ तक अगर इमरजेंसी है, जैसे बीमारी का केस है, तो इस केस में जो आपकी डिपार्टमेंट है वो ऑब्लाइज है 7 दिन के अंदर पे करने के लिए। ये रूल 15 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिसीजन 7 है वो कहता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। तो दोस्तों, वैसे ऑफिस आपको इंसिस्ट करता है कि प्रूफ दीजिए, लेकिन सीपीएफ या जीपीएफ रूल में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आप जो फॉर्म भरते हैं, यानी कि जो अप्लाई करते हैं, उसी में आपको अपना रीज़न एक्सप्लेन करना है कि किस लिए आप विड्रॉ करना चाहते हैं, बल्कि कोई प्रूफ देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन की। अब यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो आपने फंड विड्रॉ किया है, चाहे मोटर कार के लिए या एजुकेशन के लिए या इलनेस या किसी पर्पज़ के लिए या घर के लिए, तो आपको 6 महीने के अंदर आपको अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, यानी कि जिन्होंने आपका सीपीएफ या जीपीएफ सैंक्शन किया था, उनको बताना ज़रूरी है कि आपने पैसा यूटिलाइज कर लिया है उसी काम के लिए जिसके लिए लिया था। अगर यूटिलाइज नहीं किया है तो आपको ये पैसा रिफंड करना पड़ सकता है। ये रूल जो है, ये रूल 16(2) कहता है, जीपीएफ रूल्स 16(2) कहता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको एजुकेशन, इलनेस या मोटर कार या फिर घर के लिए लोन चाहिए तो कैसे ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, और इनके लिए कौन से फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना ज़रूरी है, कौन से कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। और यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।